हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज की वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक पर्यावरण। आज का अपना टॉपिक है उदारीकरण पार्ट फर्स्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उदारीकरण का अर्थ एवं परिभाषा और साथ ही उदारीकरण की आधुनिक प्रवृत्तियों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं उदारीकरण क्या होता है। स्टार्ट करते हैं उदारीकरण के अर्थ से। तो ध्यान दीजिए, उदारीकरण का अर्थ आर्थिक उदारीकरण से आशय उन प्रयासों से है जिनके द्वारा किसी देश की आर्थिक नीतियों, संनियमों एवं नियमों तथा प्रशासकीय नियंत्रणों एवं प्रक्रियाओं को देश के तीव्र आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाता है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय दिशा प्रदान कर उसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाया जा सके। कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय दिशा प्रदान करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए और साथ ही देश का तीव्र आर्थिक विकास करने के लिए देश की विभिन्न आर्थिक नियमों, संनियमों या नियंत्रणों में ढील दी जाती है या ऐसे नियंत्रणों को समाप्त कर दिया जाता है जो अनावश्यक है या जिनके कारण विकास की गति अवरुद्ध है या जिनको हटाने से विकास को गति मिल सकती है। तो इस प्रकार से उदारीकरण के अंतर्गत विभिन्न सरकारी नियमों, नीतियों या नियंत्रणों या प्रक्रियाओं को समाप्त किया जाता है या उनमें ढील दे दी जाती है। साथ ही जो ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं जो विकास में सहायक हैं, ऐसी सहायक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये आर्थिक उदारीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया को आर्थिक उदारीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिभाषा के लिए। तो हर्शमैन के अनुसार आर्थिक उदारीकरण सक्रिय परिवर्तनों का समूह है जिसमें सामान्यतः निम्नांकित प्रक्रियाएं शामिल हैं। देखिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं हर्शमैन के अनुसार। इसमें दबे या पिछड़े घरेलू क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त करना, घरेलू क्षेत्र को नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाता है। ऐसे क्षेत्र को ऐसे घरेलू क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है, दबा हुआ है, जिसमें विकास की अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है लेकिन विकास नहीं कर पा रहा है, नियंत्रण उस पर बहुत ज़्यादा लगे हैं, तो उन सब नियंत्रणों को हटाकर उनको विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही घरेलू बाजार तथा नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय दिशा देना, यानी कि जो हमारे घरेलू बाजार है उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय दिशा प्रदान करने के लिए उनके लिए नई नीतियां बनाना, उनको नया दिशा निर्देश प्रदान करना इसमें सम्मिलित है। और साथ ही लोक हित की नवीन अवधारणा को साकार करने के लिए कुछ क्रियाओं एवं क्षेत्रों पर पुनः नियंत्रण करना, यानी कि ऐसे क्षेत्र और ऐसी क्रियाओं पर पुनः विचार किया जाता है, पुनः नियंत्रण स्थापित किया जाता है जो जनहित में है। जनहित में जिन पर नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है उनके लिए फिर से दिशा निर्देश या कानून निर्धारित किए जाते हैं। तो ये थी हर्शमैन के अनुसार उदारीकरण की परिभाषा। नेक्स्ट हम देखते हैं उदारीकरण की आधुनिक प्रवृत्तियाँ क्या है हमारे देश में। रिसेंट ट्रेंड्स इन लिबरलाइजेशन। हाँ, तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उपक्रमों में कमी। देखिए सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाने के लिए जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे 1991 में 17 जो थे उनकी संख्या घटाकर पहले 8 की और अब वर्तमान में इनकी संख्या घटाकर मात्र 3 कर दी गई है। तो इस प्रकार से उदारीकरण के अंतर्गत सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या में लगातार, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उपक्रमों की संख्या में लगातार कमी की है। और इन 3 क्षेत्रों में कौन कौन से उपक्रम सम्मिलित है वो बता देती हूँ मैं आपको। आणविक ऊर्जा, रेल परिवहन एवं आणविक ऊर्जा आदेश 1953 की अनुसूची में शामिल खनिज पदार्थ से संबंधित जो भी उद्योग धंधे हैं, उपक्रम हैं, वो इसमें सम्मिलित है। तो इस प्रकार से उदारीकरण की नीति के अंतर्गत सरकार ने सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उपक्रमों की संख्या में कमी की है। सेकंड है लाइसेंस की अनिवार्यता वाले उद्योगों की संख्या में
भी सरकार ने कमी की है। जहां 1991 में 18 उद्योग लाइसेंस की अनिवार्यता वाले क्षेत्र में थे, उनकी संख्या को घटाकर सरकार ने 5 कर दिया है। वर्तमान में 5 ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बाकी सब क्षेत्र लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिए गए हैं। इन क्षेत्रों में है सुरक्षा, सामाजिक महत्व अथवा पर्यावरण से संबंधित जो उपक्रम है उनके लिए लाइसेंस की अनिवार्यता रखी गई है। बाकी सभी को लाइसेंस की अनिवार्यता से छूट प्रदान कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है एकाधिकारी घरानों की परिसंपत्तियों की सीमा समाप्त। जो एकाधिकारी घराने हैं, बड़े औद्योगिक घराने हैं, उनमें परिसंपत्तियों की सीमा 100 करोड़ रुपए थी, उसको घटाकर सरकार ने 0 कर दिया है, ताकि औद्योगिक घराने अपने विस्तार, संयंत्रों की स्थापना, संयंत्रों के संयोजन, एकीकरण और अधिकरण के लिए सरकार की अनुमति लेना उनके लिए आवश्यक नहीं है। सरकार से अनुमति लेने की छूट उन्हें प्रदान कर दी गई है। अब ये घराने अपना उद्योग आसानी से स्थापित कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सहयोग दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विदेशी पूंजी निवेश की सीमा में वृद्धि, यानी कि सरकार ने विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति प्रदान की है। उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में सबसे पहले 51% तक अंश पूंजी की छूट प्रदान की गई। उसके पश्चात उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनिवासी भारतीय और विदेशी निगमों को 100% तक अंश पूंजी निवेश की अनुमति दी गई है। इस प्रकार से सरकार ने विभिन्न समय पर विभिन्न उद्योगों में विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश की सीमा में लगातार वृद्धि की है। नेक्स्ट देखिए, छोटे एवं लघु उद्योग। छोटे और लघु उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। अर्थव्यवस्था में आप देखिए 31 मार्च 2014 के आंकड़े में बताती हूँ आपको। 31 मार्च 2014 को देश में 48.8 लाख छोटे और लघु उद्योग विद्यमान थे, जो विनिर्माण उत्पादन में 45% सहयोग देते हैं और साथ ही निर्यातों में 40% का योगदान दिया है इन्होंने। यह क्षेत्र ग्रामीण और शहरी इलाकों में 1061.52 लाख लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रहा था। 2014 के आंकड़े हैं ये। तो इस प्रकार से आप देखिए इतना बड़ा महत्वपूर्ण रोल ये प्ले करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में। तो इस प्रकार से इनके विकास के लिए सरकार ने इनके लिए समय समय पर इनके लिए आरक्षित मदों में छूट प्रदान की है और साथ ही इनके विकास के लिए जिसको हम बोल सकते हैं छोटे लघु एवं मझौले उद्यम विकास अधिनियम 2006 की स्थापना की, जिसको बोल सकते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 की स्थापना सरकार द्वारा इनके विकास के लिए, इनकी स्थापना के लिए की गई। नेक्स्ट देखिए, फेरा की जगह फेमा। देखिए विदेशी हमारा विदेशी अधिनियम है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम है, उसमें सुधार करने के लिए सरकार ने विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम लागू किया है, ताकि अर्थव्यवस्था की ज़रूरतें और विदेशी मुद्रा बाजारों में लेन देन के अनुरूप कार्य किया जा सके। उनमें जो भी परिवर्तन होता है वो परिवर्तन अर्थव्यवस्था के अनुसार समायोजित किए जा सके और साथ ही काले धन को जो वैध बनाने की समस्या है उस समस्या को दूर करने के लिए, कम करने के लिए फेरा की जगह पर फेमा सरकार ने लागू किया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें विदेशी तकनीक के समझौतों में छूट, यानी कि सरकार ने उदारीकरण के अंतर्गत विदेशी तकनीक के आयात को उदार बनाया है। साथ ही जो विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त करने के लिए अथवा देश में जो विकसित तकनीक है उसका विदेशों में परीक्षण करने के लिए अब विदेशी उन सब के लिए, इन सब कार्यों के लिए यदि किसी भी प्रकार की विदेशी मुद्रा का भुगतान करना है तो इसके लिए सरकार की अनुमति लेना अब आवश्यक नहीं है। सरकार की बिना अनुमति के भी ये कार्य किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये छूट सरकार ने प्रदान की है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पूंजीगत माल, कच्चे माल आदि के आयात में छूट, यानी कि उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर लगभग सभी प्रकार के पूंजीगत माल और कच्चे माल के आयात की खुली छूट सरकार ने दे दी है। अब किसी भी प्रकार का कच्चा माल आसानी से मंगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
सोने तथा चांदी के आयात में उदारता। उदारीकरण की नीति में सरकार ने एक निर्धारित शुल्क चुकाने के पश्चात निर्धारित मात्रा में सोने और चांदी के आयात की छूट प्रदान की है। अब आसानी से सोने और चांदी का आयात किया जा सकता है, उसके लिए निर्धारित शुल्क सरकार को चुकाना है। इसके लिए किसी भी प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसका मुख्य प्रभाव पड़ा है अर्थव्यवस्था में सोने की घरेलू कीमतों और तस्करी में कमी आई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आयात शुल्क की दरों में कमी। लगातार आयात शुल्क की दरों में सरकार ने कमी की है। पूंजीगत माल के आयात पर शून्य शुल्क की योजना सरकार ने लगाई है। इस प्रकार से वस्त्र उद्योग से जुड़े जितने भी उद्योग हैं, अखबारी कागज, एड्स एवं थैलेसीमिया बीमारी के उपचार में काम आने वाली दवाइयाँ, चमड़ा उद्योग की मशीनें या कंप्यूटर से जुड़े उपकरण हों, चाहे पर्यावरण सुरक्षा के लिए कोई भी चीरी हुई लकड़ी या अन्य लकड़ियाँ हों, या ऊर्जा बचत करने वाले उपकरण जैसे सोलर सेल, बटन के सेल आदि पर आयात शुल्क की दरों में सरकार ने कमी की है। और साथ ही इन शुल्कों में कमी की प्रक्रिया निरंतर जारी है सरकार द्वारा। साथ ही इन समय समय पर सरकार ने मीटिंग करके, अपनी कमेटियां गठित करके इन आयात शुल्क की दरों को विवेक सम्मत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कर ढांचे में सुधार, यानी कि आर्थिक उदारीकरण को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने व्यक्तिगत और निगम कर ढांचे में व्यापक सुधार किए हैं। उत्पादन शुल्क, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों में समय समय पर कमी की गई है। इससे कर के दायरे में भी वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से सरकार ने समय समय पर कर की दरों में भी छूट प्रदान की है, कर की दरों को कम करने का कार्य किया है। कर ढांचे में सुधार के कार्य सरकार द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, पूंजी बाजार का उदारीकरण। सरकार ने भारतीय कंपनियों को विदेशों में प्रतिभूतियां निर्गमित करने के लिए छूट दी है। साथ ही उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए पूंजी बाजार में उदारीकरण की नीति अपनाई है। इसी क्रम में सरकार ने 1992 से पूंजी निर्गमन नियंत्रक को समाप्त कर दिया है और उसके स्थान पर सेबी की स्थापना सरकार द्वारा की गई है। अब आसानी से भारतीय कंपनियां विदेशों में अपनी प्रतिभूतियां जारी कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विनिमय दर निर्धारण की स्वायत्तता। सरकार ने रुपए की जो प्रतिबंधित विनिमय दर थी उसको प्रतिबंधित के आधार पर निर्धारण करना बंद कर दिया है। अब रुपए की विनिमय दर रुपए की मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित की जा सकती है, यानी कि विनिमय दर निर्धारण को स्वतंत्रता प्रदान की है। बाजार की शक्तियों के आधार पर, मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सार्वजनिक उपक्रमों की अंश पूंजी का विनिवेश, यानी कि सरकार ने उदारीकरण के अंतर्गत विनिवेश की नीति अपनाई है। सार्वजनिक उपक्रमों में अंश पूंजी जो है वो निजी हाथों में दी जा सकती है, निजी लोग उसमें विनिवेश का कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सरकार ने नीति लाभ प्रदान करने के लिए जो बड़े सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक उपक्रम है, उनमें विनिवेश की नीति को सरकार ने अपनाया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पूंजी की स्वदेश वापसी की सीमा में वृद्धि, यानी कि देश में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए सरकार ने विदेशी निवेश की स्वदेश वापसी की सीमा को बढ़ाया है। अनिवासी भारतीयों के लिए या विदेशी निगम निकायों के लिए और विदेशी संस्थागत निवेशकों के संबंध में जो कुल निवेश की सीमा थी 24%, उसको बढ़ाकर 40% कर दिया है सरकार ने। अब आसानी से देश में पैसा लाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक रुग्णता के संबंध में नीति। ऐसी जो औद्योगिक इकाइयां हैं जो रुग्ण हो चुकी हैं, किसी भी प्रकार से कार्य करने के योग्य नहीं हैं, उनको समाप्त करने के लिए या बेचने के लिए या उनको सहकारी समितियों को सौंपने के लिए सरकार ने नीति बनाई है। इस समस्या के अंतर्गत सरकार ने औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन किया है, जो इस समस्या के समाधान हेतु अपना कार्य करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार।
यानी कि बैंकिंग क्षेत्र में लगातार सुधार करने के लिए सरकार ने मौद्रिक और ऋण नीति को उदार बनाया है। साथ ही इसके अंतर्गत बैंक दर में कमी, नगद कोषानुपात में कमी, ब्याज दरों का विनियमन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गृह निर्माण हेतु वित्त पोषण के लिए उदार शर्तें निर्धारित करने से संबंधित कार्य सरकार ने किए हैं। और साथ ही बैंक अब इसी रिफॉर्म्स के अंतर्गत, इन्हीं सुधारों के अंतर्गत बैंक सूचीबद्ध कंपनियों के अंश ऋण पत्रों की जमानत पर ऋण दे सकते हैं। तो इस प्रकार से बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के भी महत्वपूर्ण कार्य सरकार द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गैर निवासी भारतीयों को निवेश की छूट। ऐसे गैर निवासी भारतीय या भारतीय मूल के जो लोग हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, उन्हें अपने देश में स्वदेश में भवन निर्माण, राजमार्गों के निर्माण, विद्युत उत्पादन, आधारभूत दूर संचार सेवाएं आदि में निवेश की अनुमति दी है सरकार ने। साथ ही डॉलर में भी ये लोग अंशदान कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने न्यू इंडिया मिलेनियम स्कीम शुरू की गई है सरकार द्वारा। तो इस प्रकार से ये लोग 22 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 100% तक निवेश कर सकते हैं। तो इस गैर निवासी भारतीयों को विभिन्न प्रकार की निवेश छूट सरकार ने प्रदान की है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण। सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण को प्रोत्साहन दिया है। उदारीकरण के अंतर्गत पानी और विद्युत की पूर्ति, विद्युत उत्पादन, सड़क और पुलों के निर्माण या रखरखाव के लिए, रेलवे प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए, रखरखाव के लिए, अस्पतालों के निर्माण और रखरखाव के लिए, साथ ही चुंगी वसूली, दूर संचार, बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा आदि सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को निवेश करने की अनुमति दी है। निजी क्षेत्र अब इनमें अपनी उपक्रम स्थापित कर सकते हैं, इन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सरकार ने इन विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण का कार्य भी किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रक्रिया का सरलीकरण। यानी कि सरकार ने विनियोग प्रोत्साहन और परियोजना मॉनिटरिंग कक्ष स्थापित किया है, जिसका मुख्य कार्य है विभिन्न प्रकार की औद्योगिक प्रक्रियाओं को, चाहे उसमें वो लाइसेंस नीति है, तटकर हो, निगम कानून या विभाग, इस औद्योगिक विभाग से संबंधित जितने भी लंबित प्रार्थना पत्र हैं, उन सब समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने परियोजना मॉनिटरिंग कक्ष स्थापित किया है। उसके अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की औद्योगिक रियायतों के बारे में, औद्योगिक स्कीमों के बारे में जनता को अवगत कराया जाता है। विभिन्न प्रेरणाओं के बारे में सूचना और मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से सरकार ने विभिन्न प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने का कार्य भी उदारीकरण की नीति के अंतर्गत किया है। तो ये सारे हमारे उदारीकरण की नवीन प्रवृत्तियों के अंतर्गत देखा जा सकता है। सरकार ने उदारीकरण के लिए क्या क्या प्रयास वर्तमान में किए हैं। इसी के साथ आज का ये टॉपिक अपना यहीं समाप्त होता है। कोरोना काल में स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और घर से अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। थैंक यू वेरी मच।